हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैप्टिक स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 11 बल तथा ताप का पार्ट 2 कराने जा रहा हूँ। पार्ट 1 हमने कर लिया है, जिसमें मैंने आपको बल के बारे में बताया था और उसका प्रभाव के बारे में हमने पढ़ा था। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिएगा। पार्ट 2 में आज हम बल के प्रकार के बारे में जानेंगे कि जो बल है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो है संपर्क बल होता है। और संपर्क बल के भी एक प्रकार है पेशीय बल। तो पेशीय बल क्या होता है ये जानते हैं। आपने मेज पर रखी किसी वस्तु को बगैर छुए धकेलिए उठा सकते हैं बिना टच किए। क्या बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं। यह सामान्य किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना जरूरी है। अगर उसके साथ संपर्क होगा तभी क्या होगा, बल लगेगा। और संपर्क किसी छड़ी या रस्सी की सहायता से भी हो सकता है। जब हम किसी वस्तु जैसे अपने विद्यालय के बस्ते को धकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है। ये बल हमारे शरीर की मांसपेशियों से आता है। और हमारी मांसपेशी की क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, पेशीय बल कहते हैं। पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलाप तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का यूज़ करते हैं। जैसे गाय, घोड़ा, देखा होगा आपने, बैल देखे होंगे जिस पे सामान रख के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जाता है। तो ये भी क्या करते हैं, ये भी अपने पेशीय बल का यूज़ करते हैं। क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जाता है जब पेशी किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए संपर्क बल कहते हैं। तो संपर्क बल आपको समझ में आ गया होगा। जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु के साथ संपर्क में होने के कारण अगर उस पर बल लगता है तो उसे हम संपर्क बल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है अगला घर्षण। आपने कुछ अनुभवों को स्मरण किया होगा कि फर्श पर रोकने वाली गेंद धीरे धीरे क्या होती है, लुढ़कते लुढ़कते वो धीमी हो जाती है और अंत में आके वो गेंद क्या हो जाती है, रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम पैडल चलाना बंद कर दें तो ये भी धीरे धीरे क्या होता है, पैडल धीरे धीरे धीमा हो जाता है और अंत में क्या हो जाता है, रुक भी जाता है। किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद करने पर भी वह भी कुछ समय बाद रुक जाता है। इसी प्रकार नाव भी खेना बंद कर देने पर कुछ देर चलकर रुक जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य अनुभव को भी बता सकते हैं। तो इन सभी स्थितियों में वस्तु पर कोई बल लगता प्रतीत नहीं होता है, फिर भी इनकी चाल धीरे धीरे कम हो जाती है और अंत में ये विराम अवस्था में आ जाता है। तो गति की अवस्था में परिवर्तन किस कारण आया। क्या इन पर कोई बल लग रहा था जो ऐसा हो रहा था। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक दशा में बल किस दिशा में लग रहा होगा। तो इन सभी उदाहरणों में बच्चों वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन के कारण घर्षण बल लग रहा है। ये कौन से बल के कारण हो रहा है बच्चों, घर्षण बल के कारण। फर्श तथा गेंद की सतह के बीच में घर्षण बल था जिससे गतिशील गेंद को विराम अवस्था में लाया गया। इसी प्रकार पानी तथा नाव की सतहों के बीच में भी घर्षण था। खेना बंद करने पर भी नाव को रोक देता है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तु पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत जिस दिशा में वस्तु गति करती है उसकी विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है। इसलिए ये भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 9 में अच्छे से और पढ़ेंगे डिटेल से घर्षण के बारे में। अब ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि क्या ये आवश्यक कि किसी वस्तु पर लगने वाले बल सदैव संपर्क में ही हो। तो ऐसा नहीं है। अगर कोई एक वस्तु पर लग रहा बल है और वो जरूरी नहीं है कि उसके संपर्क में हो। जब उसके संपर्क में नहीं होगा तो ऐसे बल को बच्चों हम क्या कहते हैं, असंपर्क बल कहते हैं। और इसमें सबसे पहला कौन सा आता है बच्चों, चुंबकीय बल आता है। दो चुंबक की समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। आप क्या देखिए, कोई भी दो चुंबक है, अगर उनके ध्रुव को एक दूसरे के पास रखेंगे, सेम ध्रुव को, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे को दूर करेंगे। जैसे यहाँ पे ये छड़ी से दूर हो रही है। तथा असमान ध्रुव क्या करते हैं,
एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। वो चुंबक दो वस्तु के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण को भी खींचने धक्का देने के रूप में भी देखा जा सकता है। तो एक चुंबक दूसरे चुंबक को बगैर संपर्क आए ही क्या करती है, बल लगा देती है और वो क्या होती है, हिलने लगती है। आपने देखा होगा जब एक चुंबक को दूसरे चुंबक के पास लेके जाते हैं तो वो मूवमेंट करने लगती है, हिलने लगती है, अपनी जगह बदलती है। ठीक है, तो ये जो चुंबक के द्वारा एक बल लगता है और इसी को हम क्या कहते हैं, आसंपर्क बल कहते हैं। इसी प्रकार चुंबक के द्वारा किसी लोहे के टुकड़ों पर भी लगाया गया बल भी क्या होता है, आसंपर्क बल होता है। अब इसके बाद हमारा आता है स्थिर विद्युत बल। ठीक है, अब स्थिर विद्युत बल क्या है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एक छड़ से इसको बांधा हुआ है और यहाँ पे का एक छड़ लाया गया है, कागज का रगड़ा हुआ स्ट्रो है जिसके पास लगा और ये मूवमेंट करता है। तो कागज की शीट से रगड़ा जाने पर स्ट्रो स्थिर विद्युत आवेश को उपार्जित कर लेता है। इसके अंदर ये आवेश आ जाते हैं। कौन से आवेश, स्थिर विद्युत। ऐसा स्ट्रो आविष्ट वस्तु का एक उदाहरण है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अर्थात अनावेशित वस्तु पर लगाएगा बल। देखिए इस पे आवेशित है, इस पे आवेश नहीं है, तो इसके द्वारा इस पे जो बल लगाया गया इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, स्थिर विद्युत बल कहते हैं। वस्तु में संपर्क में न होने पर भी ये बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर विद्युत बल असंपर्क बल का एक और अन्य उदाहरण है। विद्युत के बारे में वैसे अब अपना चैप्टर नंबर 12 में अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बारे में आपने सुना भी होगा छोटी क्लासेस में। आप जानते हैं कि यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो वो कहाँ जाएगा, कहाँ पे जाके गिरता है, धरती की ओर जाके गिरता है। पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियाँ कहाँ गिरती हैं, धरती की ओर गिरती हैं। फल भी क्या होती है, धरती की ओर गिरती है। तो ऐसा क्यों होता है, जब सिक्का आपके हाथ में पकड़ा हुआ है तो ये विराम अवस्था में, जैसे इसको छोड़ा तो ये नीचे की ओर गिरना शुरू कर देता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है और इस पर बिना बल लगे ऐसा क्यों हो रहा है, कौन सा बल है। तो बच्चों वो कौन सा बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसे गुरुत्व बल कहते हैं। वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती है क्योंकि ये उन्हें अपनी ओर क्या करती है, खींचती है। पृथ्वी पर एक ऐसा बल होता है जो वस्तु को अपनी ओर खींचती है और इसी बल को बच्चों हम गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व कहते हैं। और यह एक आकर्षण बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है और गुरुत्व बल हमें सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है, हर समय हम पे ये लगता है। जैसे हम कोई नल खोलते हैं, पानी धरती की ओर बहने लगता है, गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर भी जाता है। तो गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है, वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं चाहे वो छोटी हो बड़ी हो एक दूसरे पर बल लगाती ही हैं। इसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा दाब। किसी लकड़ी के तख्ते में कील को उसकी शीर से ठोकने का प्रयत्न कीजिए, क्या आप इजीली ठोक पाएंगे। अब कील की नुकीली सिरे से ठोकने का प्रयत्न कीजिए, क्या आप इस बार इसे ठोक पाते हैं। सब्जी को किसी कुट्ठी ब्लंट चाकू तथा उसके एक तीखे चाकू से काटने की कोशिश करिए, अलग अलग तरीके से, जैसे ये देखिए दिखाया हुआ अभी चित्र में। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्र पर बल लगाया जा रहा है वह इन कार्यों को आसान बनाने में भूमिका निभाता है। तो ये जो सब है ये किसके कारण होता है, दाब के कारण होता है। तो किसी पृष्ठ पर किसी जगह पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब का जो एक फॉर्मूला है, बल अपोन में क्षेत्रफल, जिस क्षेत्रफल पे हम दाब बल लगाते हैं वो क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति है, बोझ को लेके जाते हुए कुली है, ये इसका एग्जाम्पल है। ध्यान दीजिए कि उपरोक्त व्यंजक में क्षेत्रफल हर एक चीज में है, इसलिए यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। कील के नुकीले सिरे पर का क्षेत्रफल उसके शीर्ष को अपेक्षाकृत बहुत कम है, इसलिए वही बल कील के नुकीले सिर की लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न कर पाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर जितना कम क्षेत्रफल होगा, जितना कम एरिया होगा और उसने ही क्या लगेगा, उस पर दाब ज़्यादा लगेगा। और यदि एरिया ज़्यादा हुआ तो दाब क्या होगा,
कम लगेगा। तो जो दाब है वो किस पे डिपेंड करता है? क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है। अब क्या द्रव तथा गैस भी दाब लगाती हैं? तो ये जान लेते हैं, ये क्रियाकलाप है। देखिए इसको देख लेते हैं हम। पारदर्शी कांच की एक नली अर्थात प्लास्टिक का एक पाइप लीजिए। नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, इसका व्यास 5 से 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक अच्छी पतली रबड़ की शीट भी लीजिए। अब गुब्बारे की रबड़ का प्रयोग कर सकते हैं। पाइप के एक सिरे पर रबड़ की शीट को तान कर बांध दीजिए। पाइप को उलट स्थिति में रखते हुए बीच में से पकड़िए। आपने किसी मित्र से पाइप में कुछ पानी उंडेलने के लिए कहिए। क्या रबड़ की शीट बाहर की ओर फूल जाती है? पाइप में पानी की स्तंभ की ऊंचाई भी नोट कीजिए। पाइप में कुछ पानी और उड़ेलिए। रबड़ शीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई को पुनः नापिए। इस प्रक्रिया को कुछ बार दोहराते रहिए। तो इसमें आप क्या है, एक बल देख पाएंगे जिसके कारण ये होता है। ठीक है। तो हम ये क्या जानते हैं? हमने ये पता लगाया कि जो बल है वो क्या लग रहा है, द्रव पे भी लग रहा है। प्लास्टिक की एक और क्रियाकलाप देख लेते हैं हम, दूसरी वाली क्रियाकलाप। इसमें प्लास्टिक की एक बोतल लीजिए। आप पानी या मृद पेय के उपयोग की बोतल का यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल, जिसमें चित्र में भी दिखाया गया, देखिए ना 8.15 के चित्र में ये रही। अब इसके अनुसार बोतल के पेंडे के पास कुछ सेंटीमीटर लंबी कांच की एक बेलनाकार नली लगाइए। ऐसा करने के लिए कांच की नली के एक सिरे को थोड़ा सा गर्म कीजिए। फिर जल्दी से बोतल के पेंडे के समीप क्या करिए, इसे घुसा दीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि जोड़ के पास से पानी ना रिसे, जैसे यहाँ पे लगाया गया। देखिए यदि पानी रिसता है तो इसका पिघले मोम से अच्छी प्रकार से बंद कर दीजिए। कांच की नली के मुंह को क्रियाकलाप के अनुसार एक पतली रबड़ की शीट से बांध कीजिए। आप बोतल को पानी से आधा भरिए। आप क्या देखते हैं, इस बार कांच की नली के मुंह पर लगाई गई रबड़ की शीट क्यों फूल जाती है? देखिए यहाँ पे फूल रही है। बोतल में कुछ पानी और डालिए। क्या रबड़ की शीट के फुलाव में कुछ अंतर आता है? देखिए तो नहीं, बल्कि पास में दीवार लगाया गया। क्या इस स्थिति में रबड़ शीट का फूलना ही दर्शाता है कि पानी बर्तन की दीवार पर भी बल डालता है? आइए इसकी और अधिक छानबीन करते हैं। एक और क्रियाकलाप है, देखिए ये रही। प्लास्टिक की खाली बोतल अथवा एक बेलनाकार बर्तन लीजिए। आप खाली डिब्बा या प्लास्टिक की बोतल का उपयोग भी कर सकते हैं और बोतल के पेंडे के पास चारों दिशा में 4 सुराख कीजिए। ध्यान कीजिए कि सुराख पेंडे से समान ऊंचाई पर हो। आप बोतल को पानी से भरिए। आप क्या देखेंगे, क्या सुराखों से निकलता पानी बोतल से बराबर की दूरी पर गिर रहा है? देखिए ये रहा। क्या ये सेम दूरी पर गिर रहा है? क्या आप ये कह सकते हैं कि द्रव बर्तन की दीवारों पर क्या लगाते हैं? जो भी बर्तन के अंदर अगर हम पानी भरते हैं तो उस पर क्या लगता है? द्रव लगता है, मतलब दाब लगता है। क्या गैस भी दाब डालती है? क्या वे सभी जिसमें रखी जाती है उसकी दीवारों पर दाब डालता है? जब किसी गुब्बारे को फुलाते तो उसके मुंह को क्यों बंद करना पड़ता है? यदि किसी फुलाए हुए गुब्बारे को मुंह को खोल दे तो क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें सुराख है, क्या आप इसे फुला पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें हम वो दाब नहीं लग पाएगा। तो स्मरण कीजिए, यदि साइकिल के एक ट्यूब में पंक्चर हो तो इसके अंदर की हवा का क्या होता है? क्या ये परीक्षण दर्शाते हैं कि वायु किसी फुलाए हुए गुब्बारे साइकिल की ट्यूब के अंदर की दीवारों पर दाब डालते हैं? तो इस प्रकार हम बच्चों ये कह सकते हैं कि गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारों पर वो गैस क्या लगाती है? दाब लगाती है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है वायुमंडलीय दाब। अब वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायु के हमारे चारों ओर क्या है? वायु है और वायु के इस आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं और वायु के द्वारा वायुमंडल पर लगाया गया जो दाब होता है उसको क्या कहते हैं? हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं।
यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इस पर ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तब इस बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडल दाब के बराबर हो जाएगा। जब अब यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए एक क्रियाकलाप दी है कि एक अच्छी रबड़ का एक चूसक, देखिए यहाँ पे चूसक है, शक्ल जिसे बोलते हैं, एक रबड़ के एक छोटे प्याले की भांति दिखाई देता है। इसको किसी समतल चिकने पृष्ठ पर जोर से दबाएं, क्या पृष्ठ चिपक जाता है? जब आप चूसक को दबाते तो कप तथा पृष्ठ के बीच का अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है और चूसक पर वायुमंडल दाब यहाँ पे क्या है, लगता है, इसलिए पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। चूसक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि ये वायुमंडलीय दाब पर पार कर सके। वास्तव में यदि चूसक तथा पृष्ठ के बीच में से समस्त वायु निकाल दिया जाए तो किसी भी मनुष्य के लिए चूसक पृष्ठ से खींचकर अलग करना संभव नहीं होगा। कैसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब कितना ज़्यादा होगा? एक 15 × 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला बल 225 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि 2250 के बराबर न्यूटन के बराबर होगा। इस गुरुत्वाकर्षण बल के नीचे हम दाब कर पिचक क्यों नहीं जाते हैं? इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है और ये बाहर के दाब को संतुलित करता है। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि जो वायुमंडल दाब है, जो बाहरी दाब को क्या करता है, बैलेंस करके रखता है। 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक ओटो वोन गेरिक ने बर्तन से वायु बाहर निकालने का एक पंप का आविष्कार किया था। इस पंप की सहायता से उन्होंने नाट के ढंग से वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया और उन्होंने धातु के 2 खोखले अर्धगोले लिए जिनमें प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था। इन गोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच की वायु निकाल दी गई। तब प्रत्येक अर्धगोले पर 8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाए गए। वायु दाब का बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्धगोले को अलग नहीं कर पाए थे। तो ये था आपका चैप्टर। अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले हमने बल किसे कहते हैं, धक्का देना और खींचना बल कहलाता है। बल 2 वस्तु के बीच क्या करता है, क्रिया के कारण लगता है। बल का परिणाम तथा दिशा दोनों होती है। किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन अर्थात गति की दिशा में परिवर्तन अर्थात दोनों में होने वाले परिवर्तन का अर्थ ये कि वस्तु का कार्य गति की अवस्था में है। अब किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में अथवा उसकी आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्क में आने पर वो संपर्क बल कहलाता है। और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। द्रव तथा गैस बर्तनों की दीवारों पर दाब लगाते हैं, जो हमने अभी ऊपर क्रियाकलाप में देखा था। और हमारे चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को हम वायुमंडल दाब कहते हैं। तो ये था आपका चैप्टर जो मैंने आज आपको कंप्लीट करा दिया है। आई हो आपको आज के टॉपिक अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।